गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम जो है पॉलिटी के लेक्चर नंबर 6 पे आ रहे हैं और लल्ला क्लासेस में आपका स्वागत है। और आप लोग का रिस्पांस बहुत ही अच्छा आ रहा है। देखो, लगा दो आग पानी में जवानी इसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी इसे कहते हैं। इसके साथ मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कि हमारे भारत की शासन प्रणाली कैसी है उसके बारे में जानना है। चलिए देखिए, शासन प्रणाली के बारे में समझना है। शासन प्रणाली में राज्य के अनिवार्य 4 तत्व हैं। पहला तत्व है व्यक्ति समाज समुदाय, दूसरा तत्व है सरकार और सत्ता, तीसरा तत्व है निश्चित भूभाग और चौथा तत्व है संप्रभुता। घरेलू एवं बाह्य नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। ठीक है, घरेलू नियंत्रण से और बाह्य नियंत्रण से क्या होना चाहिए बाबू? मुक्त होना चाहिए। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार होती है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है बाबू। कैसी व्यवस्था वाली सरकार होती है बाबू? तो संसदीय व्यवस्था वाली सरकार होती है। कैसी व्यवस्था वाली बाबू? तो संसदीय व्यवस्था वाली सरकार होती है। कोई दिक्कत नहीं है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार होती है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ठीक है, सरकार हमारी जो होगी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तो ठीक है, संसद चाहेगा तो सरकार हटा भी सकता है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है संसदीय व्यवस्था वाली सरकार में। ठीक है, आगे हम देखेंगे कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। तो कमज़ोर वर्गों वंचित वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना है। ठीक है, इतना तो सब समझ जाएगा। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है तो बता देना कि कमज़ोर वर्गों वंचित वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करता है। कमज़ोर वर्ग ले लो, वंचित वर्ग ले लो, उसके कल्याण का प्रबंधन करने का बात है। आगे, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? जनता है। राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कोई पूछे तो क्या है बाबू? जनता है। कौन है बाबू? जनता है। वी द पीपुल ऑफ द पीपुल। ठीक है, वी द पीपुल ऑफ द पीपुल। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता हो जाएगा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। जहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होगी वहाँ पे कार्यपालिका एकल होगी। ठीक है, कैसी कार्यपालिका होगी बाबू? एकल कार्यपालिका होगी। जहाँ पे भी आप देख लो कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है तो वहाँ पे क्या होगा बाबू? एकल कार्यपालिका होगी। उसके बाद थोड़ा सा हम देखेंगे इधर, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं क्या होती हैं उसके बारे में भी जानना पड़ेगा हमको। तो ये वहाँ पे एकल कार्यपालिका होगी। दूसरा, कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है बाबू? राष्ट्रपति होता है। तो अमेरिका में देख लो, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है अमेरिका में, तो वहाँ पे कार्यपालिका प्रमुख कौन है बाबू? राष्ट्रपति है। ठीक, और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं कर लेगा। वाह रे वाह, राष्ट्रपति जी मंत्रिपरिषद का स्वयं चयन करेगा वहाँ पे। और व्यवस्थापिका को भंग नहीं करता है। अच्छा, व्यवस्थापिका को ये मतलब कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका को भंग नहीं करता। कार्य विधायिका से पृथक होती है। कार्यपालिका जो होती है बाबू वो विधायिका से क्या होती है? अलग होती है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में इतनी बातें यदि आपको याद है तो आप जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में और संसदीय शासन प्रणाली में डिफरेंस कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। एक बार फिर से ध्यान से सुनो कि जहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होगी वहाँ पे एकल कार्यपालिका होगी। ठीक है, दूसरी जो है कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, चूँकि सर्वे सर्वा होता है राष्ट्रपति। और व्यवस्थापिका को भंग नहीं करता है राष्ट्रपति। ठीक है, व्यवस्थापिका को भंग नहीं करता है। और कार्यपालिका विधायिका से पृथक होती है, ध्यान देना। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से क्या होती है बाबू? अलग अलग होती है, पृथक होती है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, अर्थात निर्वाचित राष्ट्रपति है। जब भी गणतंत्र की बात आए कि भारत क्या है बाबू? एक गणतंत्र है, तो इसका अर्थ आप ये समझ जाना कि इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन
नहीं है, अर्थात निर्वाचित राष्ट्रपति है। भारत में राष्ट्रपति कैसा होता है बाबू? निर्वाचित होता है। कैसा होता है? निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं है। गणतंत्र का मतलब निर्वाचित होना, बस इतना याद रखना। भारत के संघीय लक्षण के बारे में देखेंगे, क्या होता है संघीय लक्षण? लिखित एवं कठोर संविधान। अब भारत के जो संघीय लक्षण की बात हमारे यहाँ लिखित है, संविधान कठोर लक्षण है। संविधान की सर्वोच्चता है, ठीक है। केंद्र और राज्य शक्ति का विभाजन भी है, ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी है, ठीक है। और द्विसदनी संसद है, 2 सदन है। संसद कैसी है बाबू? 2 सदन है, हाँ। उच्च सदन और निम्न सदन, 2 सदन है, ध्यान देना। तो ये क्या है? भारत की संघीय लक्षण की परिभाषा दिया था, कुछ चीज़ें दिया हुआ था कि लिखित एवं कठोर संविधान होता है, संविधान की सर्वोच्चता होती है, केंद्र राज्य शक्ति विभाजन होता है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है, और द्विसदनी संसद होता है। अब आता है बाबू देखो एकात्मक लक्षण क्या होता है। हाँ, एकात्मक लक्षण के बारे में देखेंगे तो एकल नागरिकता होगी, नागरिकता एकल होगी। आपातकाल की घोषणा भी हो जाती है, राज्यपालों की नियुक्ति भी होती है, अखिल भारतीय सेवाएं भी होती हैं, और राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व भी होती है। कोई दिक्कत नहीं है। संघीय लक्षण देख लिया, अब एकात्मक लक्षण देख लिया। एकात्मक लक्षण में देखा एकल नागरिकता की बात करता है, आपातकाल की घोषणा की बात करता है, राज्यपालों की नियुक्ति की बात करता है एकात्मक लक्षण में, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाएं हैं, और राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व है एकात्मक लक्षण में। दल विहीन लोकतंत्र के समर्थक, पार्टी लेस डेमोक्रेसी, महात्मा गांधी एंड जयप्रकाश नारायण, 2 बंदे थे, एक महात्मा गांधी जी थे और एक जयप्रकाश नारायण जी थे, जो कहते थे कि दल विहीन लोकतंत्र के समर्थक थे, कि लोकतंत्र हो लेकिन दल ना हो, पार्टी ना हो। वाह रे वाह, महात्मा गांधी को बस चलता, आज बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, सपा पार्टी, ये सब जो है होती ही नहीं, फिर भी क्या होता है? लोकतंत्र होता है। आगे जयप्रकाश नारायण जी उनके साथ मिले हुए थे। भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक किसने कहा है? केसी हुइयर ने कहा है। अब ये केसी हुइयर को चूल पड़ी हुई है, बताओ इनसे क्या मतलब है? तो ये केसी हुइयर जी कहते हैं कि भारतीय संविधान क्या है? अर्धसंघात्मक है। क्या बताते हैं बाबू? अर्धसंघात्मक बताते। केसी हुइयर को ये नहीं समझ में आ रहा है। केसी हुइयर का कहने का मतलब ये था बाबू, ये कह रहे थे कि जितने भी निर्वाचित संविधान सभा जब बना था, उसमें कुछ लोग जो है बिना निर्वाचित किए हुए बैठ गए थे, बिना निर्वाचित हुए वहाँ पे बैठे थे, तो ऐसे ही बोल दिया, ठीक है। बट उनको ये क्या मालूम है कि जैसे ही हमारा भारत आज़ाद होता है, और सबका चुनाव होता है, और उसमें से अधिकतर लोग क्या होते हैं? विजित होते हैं, ठीक है। कहने दो केसी हुइयर को, केसी हुइयर को कहने से हमारा संविधान जो है अर्धसंघात्मक हो जाएगा? नहीं। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा ग्रेनविल ऑस्टिन। तो जब भी सहकारी की बात आ जाए, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद की बात करेगा ग्रेनविल ऑस्टिन। ऑस्टिन जी, ठीक है, हम आपकी बात नहीं मान रहे हैं, लेकिन सहकारी संघवाद की बात आप करते हो, याद रखना है। आस्तीन के साफ होने, इसीलिए आप ऐसे बोलते हो। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, अर्थात एकीकृत और संघात्मक दोनों है। एकीकृत और संघात्मक क्या है बाबू? दोनों है। एकीकृत और संघात्मक क्या है? दोनों है। ये बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है। बी.आर. अम्बेडकर जी देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, अर्थात एकीकृत भी है, और क्या है बाबू? एकीकृत भी है, और ये देखो एकीकृत भी है और संघात्मक दोनों भी है। किसने कह दिया? तो बी.आर. अम्बेडकर जी ने कह दिया। अब बी.आर. अम्बेडकर कोई बात कह दे और ना मानो तो ये सब तो बात गलत है भाई। बी.आर. अम्बेडकर की बात तो सबको मानना पड़ता है। आगे हम चलते हैं, देखते हैं क्या है। आगे जो बातें कही जाती हैं सर, इसके बारे में हम देखेंगे। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया था? हर्बर्ट साइमन। अच्छा देखो हमारे जो एग्जामिनर होते हैं ना, वो सभी ऐसी ऐसी बातों को पूछते हैं। इनसे क्या मतलब? बहुत बातें हैं यार, ये पूछने से क्या मतलब है? फिर भी आप पूछो, ठीक है। देखो, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार कर दिया?
मिथक और कहावत के रूप में प्रशासक के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार कर दिया? तो हर्बर्ट साइमन नाम का एक व्यक्ति है, उसने अस्वीकार कर दिया। बारे हर्बर्ट साइमन। ठीक है, आगे चलते हैं हम। संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती। वाह, क्या बात है, वाह। मतलब जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगा रही। कैसी प्रतिबंध लगा रही बाबू? प्रभावकारी प्रतिबंध लगा रही, ध्यान देना। कैसी प्रतिबंध लगा रही है? प्रभावकारी प्रतिबंध लगा रही है, अर्थात सीमित सरकार होना। अच्छा, सरकार कैसी होनी चाहिए बाबू? संवैधानिक सरकार में सरकार सीमित होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? सरकार कैसी होनी चाहिए बाबू? सरकार सीमित सरकार होनी चाहिए और संविधान की सीमाओं से परिबद्ध होना चाहिए। वाह, सीमाओं से परिबद्ध होना चाहिए भैया। ये चीज़ें देखो, आपको पढ़ना कैसे है, इसकी एक कला है। इसकी कला ये है कि अब आप देख लिए कि संवैधानिक सरकार क्या है बाबू, तो उसमें क्या बता दिया? संवैधानिक सरकार में बता दिया व्यक्ति की स्वतंत्रता को हित में रखा और जो राज्य की जो प्रभावकारी राज्य की सत्ता है ना, उस पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगा रही है। ये भी सोचो। आगे चलेंगे, हम देखेंगे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में क्या है ना बाबू। अब राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में देखेंगे तो जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया 24 जनवरी 1950। कब बाबू? 24 जनवरी 1950। हमारा जो जनगण मन, जो आज हम रोज़ स्कूल में जाते हैं और सुबह स्टार्ट करते हैं जनगण मन, तो हमारा जो राष्ट्रगान है उसको हमारा जब देश गणतंत्र होता है उसके 2 दिन पहले ही, कब? 2 दिन पहले 24 जनवरी को ही अपना लिया गया। 24 जनवरी को अपनाया गया, ध्यान रखना भाई। राष्ट्रगान कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी को 2 दिन पहले अपनाया गया, ध्यान देना। और राज्य की चिन्ह की बात करेंगे, स्टेट एम्बलम की बात करेंगे तो कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950। ये तो भाई वेट नहीं, ये जो है वेट नहीं करना पड़ा, ये डायरेक्ट 26 जनवरी 1950 को बन करके आते हैं। वाह। तो जो राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया जाता है बाबू, अशोक स्तंभ में है, ये कब अपनाया गया था बाबू? 26 जनवरी। डायरेक्ट इन्होंने, अशोक जी ने वेट नहीं करा, वो 26 जनवरी को ही आ रहे हैं। मतलब ये डायरेक्ट आते ही, ये अशोक स्तंभ कोई छोटा मोटा चीज़ तो है नहीं। ठीक है, याद रखना है कि 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया जाता है बाबू, अंगीकृत किया जाता है। अब आगे हम देखेंगे राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को। झंडा की जब बात करेंगे, ध्वज को बात स्वीकार करने के लिए 22 जुलाई का महीना है, 1947 में ही हो गया। तो राष्ट्रीय ध्वज भारत आज़ाद होने से पहले ही स्वीकार कर लिया गया था, अपना लिया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत ही बारीकी से लगते हैं कि बहुत ही छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंसा जाते हैं। इसलिए आप इसको बार बार सुनिए, बार बार देखिए और याद रहेगा आपको। 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो न्याय का प्रतीक है। हमारा जो झंडा है ना, उसमें जो चक्र दिया गया है उसको न्याय का प्रतीक है, वो आपको न्याय दिलाने का काम करता है। आगे हम चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। तो भारतीय राष्ट्रीय जो पंचांग है ना, पंचांग किस पे आधारित है बाबू? तो शक संवत पर आधारित है। भारतीय राष्ट्रीय जो पंचांग है और किस पे आधारित है बाबू? शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। अब सोचो, 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया था। पंचांग की बात तो ठीक है, पंचांग अपनाया गया, लेकिन जिसके उसकी ज़रूरत तो ज़्यादा थी नहीं। तो जब ज़रूरत के अनुसार आदमी सब प्रेफरेंस देता है, तो ज़रूरत तो था, तो बाद में पंचांग की भी ज़रूरत पड़ी, तो 22 मार्च 1957 को पंचांग भी अपना लिया गया। वाह। आगे हम देखेंगे कि राज्य या यूनियन टेरेटरी की बात, किसकी बात देखेंगे बाबू? राज्य या यूनियन टेरेटरी की बात देखेंगे कि ये राज्य या यूनियन टेरेटरी होता क्या है। ठीक है, देखो आंध्र प्रदेश राज्य बना हमारा 1 अक्टूबर 1953 को। अब ये राज्य बनता कैसे? भाषा के आधार पे बनता है बाबू। पट्टी श्रीरामुलु मर जाते हैं बेचारे, तब बनाया जाता है। हमारा देश ऐसे है कि पहले तुम जिंदे रहोगे तो काम नहीं होगा, मर जाने पे काम होता है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश हमारा 1 अक्टूबर 1953 को ही बन जाता है
गुजरात बनता है 1 मई का दिन है 1960 को। तो गुजरात कब बनेगा बाबू? 1 मई का दिन है 1960, गर्मी के दिन में बनता है बेचारा। बारे गुजरात 1 मई 1960 को बनता है। नागालैंड जो बनता है 1 दिसंबर 1963 को। तो आप सोचो नागालैंड, नागालैंड तो आंध्र प्रदेश बनेगा 1953 में। फिर 7 साल बाद ये तुम्हारा गुजरात बनेगा। फिर नागालैंड बनेगा, नागालैंड बनेगा गुजरात के बाद 3 साल बाद, तो ये तो 1963 में बन जाएगा। हरियाणा 1966 में बनता है। हम तो हरियाणा के पास में ही रहते हैं, यहाँ पे हरियाणा ज़्यादा दूर नहीं है। 1966 में बनता है, 1966 में। हरियाणा कब बनेगा बाबू? 1966 में बनेगा। हरियाणा कब बनेगा बाबू? 1966 में बनेगा। और हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को बनता है, याद रखना। हिमाचल प्रदेश कब बनेगा बाबू? तो 25 जनवरी 1971 को, 25 जन 1971। वारे हिमाचल प्रदेश 1971 में बन गया हिमाचल प्रदेश। वाह 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 वाह, 1971 में हिमाचल प्रदेश आया था। राजस्थान, अभी भाई राजा आदमी है राजस्थान, 1956 में बनेगा राजस्थान। 1 नवंबर का दिन है 1956, मतलब जब भी बनाया गया, याद रखना। लगभग लोग 1 तारीख याद रखते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश को बर्दाश्त नहीं हुआ, 25 जनवरी को ही बन गया। 25 जनवरी 1971 को बन गया हिमाचल प्रदेश। राजस्थान की जब बात करेंगे बाबू, तो 1 नवंबर का दिन है 1956 को बनाया जाता है। राजस्थान कब बनाया जाता है? 1 नवंबर का दिन 1956 को। अब महाराष्ट्र 1 मई 1960 को। तो अब ये चीज़ें आप इसको थोड़ा गौर करिए। गुजरात 1 मई 1960 को और महाराष्ट्र 1 मई 1960 को, ठीक है। इसको तोड़ करके, इन दोनों को तोड़ करके बम्बई राज्य बनाया गया था। गुजरात और महाराष्ट्र को तोड़ करके एक बम्बई राज्य बनाया गया था। आगे हम देखेंगे तो इसीलिए एक ही डेट है, वरना डेट तो चेंज हो ही जाता, ठीक है। आगे हम देखना है कि मेघालय, मेघालय जी आते हैं 21 जनवरी 1972 को। मेघालय जी कब बनाया था? 1972 को, 21 जनवरी का दिन है 1972 को। मेघालय और मणिपुर दोनों बन जाते हैं। अच्छा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा सब 21 जनवरी 1972 को। वाह कितने बढ़िया है यार, वाह वाह वाह, क्या जी। मेघालय ले लो, मणिपुर ले लो और त्रिपुरा ले लो ना बाबू। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को ही बना लिया जाता था। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को। कितना अच्छा उस समय जो है रहा होगा कि 3 राज्य बन रहे हैं नए नए। मेघालय बन गया, मणिपुर बन गया, त्रिपुरा बन गया 21 जनवरी 1972 को। आगे आता है बाबू सिक्किम, मिजोरम। तो पहले हम सिक्किम की बात देखेंगे। 16 मई 1975 को सिक्किम बनता है बाबू। 16 मई का दिन है 1975 को। वाह, तो इस समय तो इमरजेंसी लगी हुई थी, तब सिक्किम, अच्छा सिक्किम को बना दिया गया। सिक्किम को पकड़ा, कहा चला जा, इंडिया में आ जा। मिजोरम की बात करें तो 20 फरवरी 1987। मिजोरम की जब भी बात करेंगे बाबू तो 20 फरवरी 1987 को मिजोरम बनता है। मिजोरम कब बनता है बाबू? तो 20 फरवरी 1987 को बनता है, ठीक है। मिजोरम कब बनता है बाबू? तो 20 फरवरी 1987। अब 20 फरवरी 1987 का अरुणाचल प्रदेश भी बनता है। तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और गोवा तीनों का साल है 1987। मिजोरम 1987 में, गोवा भी 1987 में, अरुणाचल प्रदेश भी 1987 में। बस गोवा का डेट है 30 मई है। बाकी 20 फरवरी के दिन में 2 पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बनाए गए। गोवा 30 मई 1987 को ही बनाया गया। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना 4 ऐसे राज्य हैं। तब छत्तीसगढ़ के बारे में देखेंगे। 1 नवंबर सन 2000 में, और उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 में, और झारखंड 15 नवंबर सन 2000 में। मतलब गैप देने का क्या ज़रूरत था बाबू? 1 से 9 तारीख भर में 2 राज्य बन गए। सोचो, नवंबर के महीने में सन 2000 में। फिर 6 दिन बाद फिर एक राज्य बन गया, तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। पहले बाबू छत्तीसगढ़ बनेगा, पहले क्या बनेगा बाबू? छत्तीसगढ़ बनेगा। फिर क्या बनेगा बाबू? उत्तराखंड बनेगा। फिर क्या बनेगा? झारखंड बनेगा। देखो छत्तीसगढ़ बना,
1 नवंबर सन 2000 को, फिर 9 नवंबर को उत्तराखंड बनेगा और झारखंड बनेगा 15 नवंबर को। 1, 9, 15 याद रखना। तेलंगाना बनता है 2014 में, 2 जून का दिन है, ये भी गर्मी में आया था तेलंगाना। अब तेल लगा लो सर पे, गर्मी बहुत पड़ रही है, तो आप जब भी याद रखना जून का महीना है, उसमें बहुत बेहतरीन गर्मी पड़ती है जून के महीने में भी। तो इतनी बातें आपको याद रहनी चाहिए। आगे हम देखेंगे, यश के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु तो प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। तो कौन सा ऐसा आयोग था? यश के धर आयोग। यश के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु कि राज्य का हम पुनर्गठन करेंगे, उसके लिए प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। किसको वरीयता दी थी बाबू? प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी यश के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन में, कि कहा कि प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दे दी। जेवीपी समिति ने भी भाषाई आधार को इनकार कर दिया। कोई पूछे कि भाषाई आधार पर जब राज्य बनाया जाता है तो उसको जेवीपी समिति ने इनकार किया था? हाँ बाबू, इनकार कर दिया था। तो जेवीपी समिति जो थी, उन्होंने क्या कर दिया था बाबू कि भाषाई आधार पर राज्य बनने के लिए इनकार कर दिया। यश के धर आयोग ने कहा कि राज्य का जब पुनर्गठन होगा तो प्रशासनिक आधार पे होगा। यश के धर आयोग कहते प्रशासनिक आधार पे होगा। जेवीपी समिति ने कह दिया कि भाषा के आधार पर जो है राज्य नहीं बनेगा, उसको इनकार कर दिया। अब आगे आते हैं 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 14 राज्य एवं 6 यूनियन टेरिटरीज स्थापित हुई। अब 1956 में, ठीक है, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया जाता है और उसमें 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई जाती है बाबू। ठीक है, 14 राज्य और कितने 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई जाती है। कोई दिक्कत? आगे हम चलते हैं। 69वां संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली को एनसीआर दर्जा मिला और साथ ही आर्टिकल 239AA जोड़ा गया। वाह, ये तो देखो हम सुबह ही बता दिए थे। आर्टिकल 239AA ये किससे संबंधित है? हमारे दिल्ली को। और दिल्ली को 69वां संविधान संशोधन 1991 में, ठीक है, 69वां संविधान संशोधन 1991 से ही दिल्ली को एनसीआर का दर्जा मिला हुआ है। हमारा जो दिल्ली है ये, इसको एनसीआर का दर्जा 1991 से मिला हुआ है। और संविधान संशोधन कौन था? 69, 69वां संविधान संशोधन 1991 में। और आर्टिकल कौन सा था दिल्ली के लिए? तो 239 क्लाज AA कैपिटल में। इसके साथ एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध भी किया गया। एक विधानसभा दिल्ली में बनाई गई और मंत्रिपरिषद का उपबंध भी किया गया। ठीक है, तो क्या क्या बनाया गया बाबू? एक विधानसभा बनाई जाती है, एक मंत्रिपरिषद का उपबंध भी किया जाता है। आगे हम देखेंगे नवंबर 1956 को मिनिकॉय एवं अमीनी द्वीप बना, जिसका 1 नवंबर 1973 को लक्षद्वीप नाम रखा गया। नवंबर 1956 को मिनिकॉय ले लो और अमीनी द्वीप देख लो। क्या क्या देख लिया बाबू? मिनिकॉय को देख लिया इधर और अमीनी द्वीप को देख लिया। ये तो नवंबर 1956 को बनते हैं और जिसका जो है 1 नवंबर 1973 को 1 नवंबर 1973 को लक्षद्वीप नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया बाबू? लक्षद्वीप। कोई पूछे कि लक्षद्वीप बन करके के आता है 1 नवंबर 1973 को बन के आता है, लेकिन नवंबर का महीना था 1956 को मिनिकॉय और अमीन द्वीप बने थे। मिनिकॉय और अमीन द्वीप बने, इन दोनों को मिक्स करके लक्षद्वीप बनाया गया। मिनिकॉय और अमीन द्वीप को अमीनी द्वीप को मिला करके मिनिकॉय और अमीनी द्वीप को मिला करके लक्षद्वीप बना जाता है। और नवंबर 1956 में मिनिकॉय और अमीनी द्वीप बना और जिसको 1 नवंबर 1973 को लक्षद्वीप नाम रख दिया गया। आगे हम देखेंगे कि 20 दिसंबर 1961 को, 20 दिसंबर का दिन है 1961 को दमन दीव यूनियन टेरिटरीज बन गया। तो अच्छा, दमन दीव यूनियन टेरिटरी कब बनता है बाबू? तो दमन दीव यूनियन टेरिटरी बनता है 20 दिसंबर 1961 को। कब बनता है बाबू? 20 दिसंबर का दिन है 1961 को दमन दीव यूनियन टेरिटरी बन जाएगा। अच्छा, बड़े दमन दीव यूनियन टेरिटरी बनता है तो 1961 से ही है, आज से थोड़ी है ये। आर्टिकल 240 यूनियन टेरिटरी के लिए राष्ट्रपति की शक्ति क्या है?
आर्टिकल 240 में क्या बातें कह रहा है, यूनियन टेरेटरीज के लिए राष्ट्रपति की शक्ति क्या है, राष्ट्रपति की शक्ति की बात करता है। तो 240 क्लाज 1, फिर ए, 240 क्लाज 1 बी, 240 क्लाज 1 सी, 240 क्लाज 1 डी, 240 क्लाज 1 ई। 240 क्लाज 1 ए के बारे में देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है इससे। 240 क्लास बी से लक्षद्वीप संबंधित है, ठीक है। और 240 क्लास सी से देखेंगे तो दादरा और नगर हवेली, और डी से देखेंगे तो दमन दीव। 240 क्लास 1 और डी से देखेंगे दमन दीव। 240 क्लास 1 ई से देखेंगे तो पुदुचेरी। तो अब आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि 240 क्लास 1 ए से अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, बी से बिल आता है, बिजली बिल आता है तो लक्षद्वीप हो जाएगा ना, याद रखना। और सी से देखेंगे तो दादरा, सिदादरा नागर हवेली, सिदादरा नागर हवेली, सी से सिदादरा नागर हवेली बोल सकते हैं। डी से द से दमन दीव हो जाएगा, ई से पुदुचेरी हो जाएगा, पी। तो 240 क्लास 1 ई से देखेंगे तो पुदुचेरी हो जाएगा। ये बात आपको याद रहनी चाहिए बाबू, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये कहानी है, ये भारत को बयां करती है। चलिए और देखते हैं हम। अब हम धीरे धीरे संविधान के ऐसे पड़ाव में आ रहे हैं जो मज़ा आएगा पढ़ने में। देखो क्या बातें कही जा रही है, देखते हैं। दमन दीव के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। वाह वाह वाह। तो दमन दीव को 56वां जब संशोधन हुआ, 56वें संशोधन, ये 56वां संशोधन हुआ था मेरे बाबू। ये देखो ये 56वां कौन सा संशोधन हुआ था बाबू, तो 56वां संशोधन हुआ था। कौन सा संशोधन हुआ था बाबू, 56वां संशोधन होता है। तो क्या गोवा अलग होता है, क्या होता है बाबू, गोवा अलग होता है, तो याद रखो। दमन दीव को जब दमन दीव में 56वां संशोधन करेंगे तो गोवा अलग होगा। दादर नगर हवेली को 1954 में पुर्तगाली शासन से वापस लिया गया था। दादर नगर हवेली को 1954 में पुर्तगाली शासन से क्या किया था बाबू, वापस लिया गया था। ये बात याद रखना आप, जो दादर नगर हवेली को 1954 में पुर्तगाली शासन से क्या किया गया था बाबू, वापस लिया गया था। 1954 में पुर्तगाली शासन से वापस लिया गया था दादर नगर हवेली को, ठीक है। और गोवा दमन दीव से अलग हुआ है 56वें संविधान संशोधन में, याद रखना। सिक्किम 35-36 संविधान संशोधन से सिक्किम 1974 में, 35वें संविधान संशोधन 1974 में सह राज्य का दर्जा मिल गया सिक्किम को। कैसा दर्जा मिला बाबू, सह राज्य का दर्जा मिला 35वें संशोधन 1974 में। कौन सा संशोधन बाबू, 35वां संशोधन 1974 में। पहले तो सह राज्य का दर्जा मिलता है 1974 में, और 36वां संशोधन 1975 में जब आएंगे तो पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। तो मतलब सिक्किम भी 1975 से इंडिया में, 1974 से इंडिया में मजा ले रहा है। वाह। तो 35 और 36 संविधान संशोधन तुरंत बारी बारी से होते हैं। 35वां संविधान जो होगा 1974 में, तो सह राज्य का दर्जा मिलेगा सिक्किम को। 36वां संविधान संशोधन 1975 में होगा तो पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा सिक्किम को। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को हुई और 30 सितंबर 1955 को रिपोर्ट सौंपी गई। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना होती है 29 दिसंबर 1953 को, और फिर 30 सितंबर 1955 को रिपोर्ट सौंपी गई। तो लगभग मतलब कि वही समझ लो लगभग 2 साल। सदस्य कौन था, फजल अली अध्यक्ष थे बाबू, और हृदयनाथ कुंजरू जी थे, के.एम. पनिक्कर जी थे, 3 बंदे थे, ठीक है। फजल अली अध्यक्ष थे, हृदयनाथ कुंजरू जी थे और के.एम. पनिक्कर जी थे, ठीक है। हृदयनाथ कुंजरू जी थे और के.एम. पनिक्कर, ठीक है। कौन था बाबू, के.एम. पनिक्कर जी थे। तो मेरी बात को याद रखना,
इतनी बात याद रखना कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को हुई, ठीक है। और 30 सितंबर 1955 को क्या करी गई बाबू, रिपोर्ट सौंपी गई। 30 दिसंबर 1955 को क्या करी गई बाबू, रिपोर्ट सौंप दी गई। सदस्य कौन कौन थे, एक फजल अली अध्यक्ष थे बाबू, और हृदयनाथ कुंजरू जी थे, और के.एम. पनिक्कर जी थे, ठीक है। 29 दिसंबर 1953 को स्थापना होती है, फिर 30 सितंबर 1955 को 2 साल बाद रिपोर्ट सौंपी जाती है। फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर सदस्य थे। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 में सी विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ था। तो एक तो नागपुर अधिवेशन होता है, कब होता है, 1920 में होता है बाबू, और किसके अध्यक्षता में होता है, तो सी विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में होता है। सी विजय राघवाचारी, अब भाई 1920 में राघवाचारी विजय हुए तो उनको अध्यक्ष बनाया गया। इसमें प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर हुआ था। जो प्रांतीय कांग्रेस समिति बैठी थी ना, उसका गठन भाषाई आधार पर किया गया था। किसके आधार पर किया गया था बाबू, भाषाई आधार पर किया गया था। किसके आधार पर किया गया था, तो भाषाई आधार पर किया गया था। कब, 1920 में। सी विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में नागपुर अधिवेशन में प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन हुआ तो भाषाई आधार पर हुआ था। अब हम भाग 2 के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाग 2 कहाँ कहाँ से है। तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। नागरिकता प्राप्ति के 5 प्रकार से हम नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। भारत में आपको नागरिकता प्राप्त करनी है तो 5 प्रकार से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। एक जन्म के आधार पर, एक वंशक्रम रक्त संबंध के आधार पर, आपका जन्म यहाँ पे हुआ नागरिकता मिल जाएगी। आपका वंशक्रम या रक्त संबंध है तब पर भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। रजिस्ट्रीकरण या पंजीकरण से भी आपको नागरिकता मिल जाती है भारत में। क्या भारत में पंजीकरण कराएंगे या रजिस्ट्रीकरण कराएंगे तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। देशीकरण से भी आपको नागरिकता मिल जाती है। किसी भूभाग के सम्मिलन से भी नागरिकता मिल जाती है। जैसे सिक्किम को 35वें और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा मिलाया गया सिक्किम को भारत में। तो सिक्किम के जितने भी लोग रहे होंगे उनको भारत का जो है नागरिकता आपे आप मिल जाती है। आगे, नागरिकता अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है संसद। नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो शर्त होते हैं ना, उसको नियत करने के लिए कौन सक्षम है, तो बाबू संसद है, ध्यान देना, संसद। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 कब पारित हुआ था, तो 9 दिसंबर 2019 को, और प्रस्तुत हुआ था, और 11 दिसंबर 2019 को क्या हो गया था बाबू, पारित हो गया था। ठीक है, तो ये अभी लेटेस्ट आंकड़ा था कि नागरिकता संशोधन विधेयक आया था 2019 में, तो प्रस्तुत हुआ तो 9 दिसंबर 2019 को, प्रस्तुत करेंगे 2 दिन बाद ही इसको हम जो है 11 दिसंबर 2019 को पारित कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम देखेंगे राष्ट्रपति मंजूरी 12 दिसंबर 2019 को हुआ था। तो राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दिया था, और 10 जनवरी 2020 को ये 2019 का जो नागरिकता संशोधन विधेयक था वो क्या हो गया था, वो प्रभावी हो गया था। सोचो, प्रस्तुत किया गया था बेचारा 9 दिसंबर 2019 को, लागू कितनी बार हो सकता है, 10 जनवरी 2020 को लागू हो सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति जी तो एक दिन में जिन्होंने मंजूरी दे दिया था। ठीक है, आगे हम देखेंगे उद्देश्य क्या है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों समूहों को नागरिकता प्रदान करना। अच्छा, 2019 में जो नागरिकता संशोधन विधेयक आया था तो उद्देश्य यही था कि जो हमारे पड़ोसी देश है, अफगानिस्तान से ले लो, पाकिस्तान से ले लो, बांग्लादेश में जो भी उत्पीड़ित अल्पसंख्यक हैं, उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को क्या करता था, नागरिकता प्रदान करना था। क्या करना था बाबू, नागरिकता प्रदान करनी थी। अब
जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इसमें कौन कौन थे? हिंदू जी थे भी, हिंदू थे, सिख भी थे, बौद्ध भी थे, जैन भी थे, पारसी भी थे, ईसाई भी थे। ठीक है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। अब हम देखेंगे मूल अधिकार के बारे में। किसके बारे में देखेंगे बाबू? मूल अधिकार के बारे में देखेंगे। उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। उदार लोकतंत्र में, कौन से लोकतंत्र में? उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को क्या करता है बाबू? सर्वोत्तम सुरक्षा को क्या करता है? नियत करने का काम करता है। अब शक्तियों के पृथक्करण के बारे में देखेंगे। तो भारत में शक्ति का पृथक्करण है, विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। सबके अलग अलग काम हैं। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शक्तियों का पृथक्करण की बात होती है इसमें। सर्वप्रथम मूल अधिकारों को संविधान में शामिल करने का समर्थन नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था। ठीक है, सर्वप्रथम जो है, कोई पूछा जाए कि सर्वप्रथम मूल अधिकारों को संविधान में शामिल करने का जब समर्थन आया था, नेहरू रिपोर्ट कब आया था बाबू? नेहरू रिपोर्ट 1928 में ही आ गया था। आगे हम देखेंगे, मूल अधिकारों पर संविधान सभा में हुई बहस में भाग लेते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। मूल अधिकारों पर संविधान सभा में हुई बहस में भाग लेते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी क्या कहेंगे? इन्होंने कहा था कि यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा है और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। सभ्य विश्व के साथ किया गया क्या है बाबू? एक समझौता है। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि संवैधानिक प्रावधानों को संसद या राज्य कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है? संवैधानिक प्रावधानों को संसद ले लो या राज्य कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। अनुच्छेद 13 में यही है कि राज्य कानूनों पर जो है प्राथमिकता कौन प्राप्त करेगा? संसद। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि राज्य कानूनों पर प्राथमिकता कौन प्रदान करेगा बाबू? तो संसद करेगा। अनुच्छेद 13 में बातें कही गई है। आगे क्या कह रहा है? मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन मामला 1951 में आता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पश्चात भेदभाव के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 15 में संशोधन किया गया। अच्छा, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन मामला 1951 में हुआ था, पहले याद रखना। चंपकम दोराई राजन मामला और मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन मामला 1951 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पश्चात भेदभाव के विरुद्ध, किसके भेदभाव? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 15 में संशोधन किया गया। अब फर्स्ट संशोधन 1951 द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। पहला संशोधन हुआ था 1951 में और अनुच्छेद क्या जोड़ा जाता है बाबू? अनुच्छेद 15 क्लाज 4 जोड़ा गया। 15 क्लाज 4 जोड़ा गया जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी राज्य विशेष उपबंध करेगा। उसमें कहा गया कि ओबीसी के लिए, एससी, एसटी के लिए राज्य क्या करेगा बाबू? विशेष उपबंध करेगा। तो अब आप सोचो कि पहली बार संविधान में संशोधन हो रहा है। क्यों हो रहा है बाबू? तो हो रहा है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को। तो आर्टिकल 15 में भेदभाव के से छुआछूत को अंत किया गया था। अरे भेदभाव को अंत किया गया था धर्म, कास्ट, लिंग के आधार पे। तो इसी में ही सुधार करके आर्टिकल 15(4) आया था। आर्टिकल 15(4) क्यों आया? कि ओबीसी, एससी, एसटी को क्या करेगा? राज्य विशेष उपबंध करेगा। क्या करेगा बाबू? विशेष उपबंध करेगा। ठीक है, मामला कौन था? मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन मामला 1951 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। किसका निर्णय था बाबू? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। कोई नॉर्मल आदमी का निर्णय नहीं था। ठीक है, आगे हम देखेंगे। इसमें अनुच्छेद 15
क्लास 5, अब 4 के बाद क्लास 5 में भी कुछ जोड़ा गया। शिक्षण संस्थाओं में गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं। कहा गया कि जो शिक्षण संस्था है ना, शिक्षण संस्था उसमें शिक्षण संस्था जो है इसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, जहां ओबीसी, एससी और एसटी हेतु आरक्षण सुविधा प्रदान है। मतलब शिक्षण संस्था में भी ओबीसी, एससी, एसटी को आरक्षण दिया जाएगा, बस याद रखना। तो ये 15(5) में है। शिक्षण संस्था में ओबीसी, एससी, एसटी और को आरक्षण दिया जाएगा। ये क्या है, 15(5) में है, आर्टिकल 15(5) में है। ठीक है, आगे हम देखेंगे आर्टिकल 15 क्लास 4 एवं आर्टिकल 16 क्लास 4 में ओबीसी हेतु राज्य सेवाओं में आरक्षण प्रदान है। अच्छा, आर्टिकल 15 क्लास 4 में भी है ओबीसी हेतु, ठीक है, और 16 क्लास 4 में भी ओबीसी हेतु क्या है बाबू, राज्य सेवा में आरक्षण प्राप्त है। ठीक है, जबकि 15(6) और 16(6) में ईडब्ल्यू को आरक्षण मिला हुआ है। 15(6) और 16(6) में किसको आरक्षण मिला है बाबू, तो ईडब्ल्यू को आरक्षण मिला है। आर्टिकल 15(6), आर्टिकल 16(6) में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिलेगा, और आर्टिकल 15 क्लास 4, आर्टिकल 16 क्लास 4 में ओबीसी, ओबीसी को क्या हुआ है बाबू, राज्य सेवाओं में, कहाँ पे, राज्य सेवाओं में आरक्षण मिला है। ध्यान रखना, कहाँ पे आरक्षण मिलेगा, राज्य सेवाओं में आरक्षण मिलेगा। इतनी बातें आप याद रखना। और देखना 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा, ठीक है, ये कब हुआ, तो 103वां संविधान संशोधन हुआ 2019 में। ये तो बहुत दिन की बात नहीं है, ये बहुत दिन की बात नहीं है। ठीक है बाबू, ये अभी हाल ही की बात है, बहुत दिन की बात नहीं है। आगे हम देखते हैं। एक है सुप्रीम कोर्ट को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। समाजवाद शब्द के साथ अनुच्छेद 14 एवं 16 को मिलाकर पढ़ना। क्या कह रहा है, समाजवाद शब्द के साथ जो है अनुच्छेद 14 और 16 को जब मिला करके पढ़ेंगे तब समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करी जाती है। आज हम यहीं पर जो है रोकना चाहते हैं, ठीक है, अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और आप लोग क्या करो बाबू, क्लास लेने के बाद लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मचा दो, धमाल मचा दो।